अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है प्राइमरी सप्लाई किस तरह से बनती है, और अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर प्राइमरी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होगा। और अगर आप मोबाइल फ़ोन को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटो एम्पेयर कंज्यूम करेगा। ऑटो एम्पेयर जब कंज्यूम करता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है प्राइमरी सप्लाई के अंदर शॉर्टेज है। और प्राइमरी सप्लाई की शॉर्टेज को आपको निकालना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन वाटर डैमेज है तो आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पानी है वहाँ पे उस जगह पे आप अटैक करें, वहाँ पे चेक करें। और ये प्रोसीजर आप करते भी होंगे पहले कि भाई रोज़िन की मदद से भी आप जो है शॉर्टेज को निकाल सकते हैं। उससे हटके अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो उसकी मदद से भी आप जो है सप्लाई की शॉर्टेज को जो है वो निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारी जो सेकेंडरी सप्लाई है वो कब बनती है, और अगर मान लें कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सेकेंडरी सप्लाई नहीं बनी तो आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और आपको कैसे रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको देखना है। देखिए दोस्तों, रिपेयरिंग करनी है तो फिर पहले सर्किट को समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप सर्किट को नहीं समझेंगे, तुक्के पे रिपेयर करेंगे तो कभी भी मोबाइल फ़ोन आपका रिपेयर नहीं होने वाला। तो आज हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी सप्लाई आपकी किस तरीके से बनती है। कोई भी मोबाइल फ़ोन होगा तो उसके पास जो पावर आईसी है, कल मैंने बताया था कि पावर आईसी के अंदर जो है काफ़ी सारे आपके सेक्शन होते हैं। मान लें पहला सेक्शन आपका बक सेक्शन है, उसके अलावा एलडीओ सेक्शन है, हाउसकीपिंग सेक्शन है, उसके अलावा यूज़र इंटरफेस है। तो ये चीज़ें जो हैं हर मोबाइल फ़ोन के अंदर हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ मोबाइल फ़ोन जो होते हैं उनके पावर आईसी के पास आपको बक कॉइल्स देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं कॉइल्स के ऊपर हाई एम्पियर का जो करंट है वो बनता है, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर भी जाता है। और कुछ जो कॉइल्स होती हैं वो आपकी रिटर्न पावर आईसी के अंदर आती हैं, और पावर आईसी का जो एलडीओ सेक्शन होता है वो ऑन होता है। तो हम लोग चल के देखते हैं सर्किट के ऊपर किस तरीके से आपका जो है बक सेक्शन काम करता है और किस तरीके से एलडीओ वोल्टेजेस बनती हैं। तो चल के देखते हैं सर्किट के ऊपर। अच्छा दोस्तों, देखें यहाँ पे मैंने एक मॉडल ओपन किया है जिसके पावर आईसी के पास जो है आपको 6 कॉइल्स जो हैं देखने को मिल रही हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो यही आपकी जो है बक कॉइल्स हैं। हर पावर आईसी के पास आपको बक कॉइल्स देखने को मिलेंगी। जितने भी पावर आईसी देखेंगे आप उसके पास आपको बक कॉइल्स देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक क्रिस्टल लगा हुआ है। तो मैं बात करता हूँ क्रिस्टल की सबसे पहले। देखिए, हर पावर आईसी की पहचान क्या होती है मेन पावर आईसी की, कि उसके पास आपको एक क्रिस्टल देखने को मिलता है। ये क्रिस्टल आपका लगा हुआ है। क्वालकॉम का फ़ोन होगा तो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का, और अगर एमटीके का फ़ोन होगा तो 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। हर मेन पावर आईसी की पहचान यही होती है कि उसके पास आपको क्रिस्टल देखने को मिलता है। दोस्तों, मान लें आपके पास एक मोबाइल फ़ोन आया जिसके अंदर ना ही वीबैट लाइन में शॉर्टेज है और ना ही प्राइमरी लाइन में शॉर्टेज है। उसके बावजूद अगर मोबाइल फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा, मान लें आपने मोबाइल फ़ोन को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और पावर बटन को प्रेस किया, तो पावर बटन प्रेस करने के बाद आपकी सेकेंडरी सप्लाई जो है वो ऑन होना ज़रूरी है। अगर आपने पावर बटन को प्रेस किया और आपकी सेकेंडरी सप्लाई नहीं जनरेट हुई, मतलब पावर बटन को प्रेस किया और आपके मोबाइल फ़ोन ने कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं किए, तो सबसे पहला फॉल्ट आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आता है कि भाई आपका मोबाइल फ़ोन की जो, इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की बक नहीं बन रही। तो उस कंडीशन में आपको देखना होता है कि भाई हो सकता है आपका पावर आईसी फॉल्टी हो, या हो सकता है आपका जो वीपीएच है वो पावर आईसी के अंदर ना पहुंच रहा हो। तीसरे नंबर पे अगर आपका मोबाइल फ़ोन का जो क्रिस्टल है ये वाला, अगर इसकी कोई लाइन टूट गई या फिर ये ड्राई सोल्ड हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन नहीं होगा। पहली कंडीशन कि आपने बटन को दबाया और आपका बक नहीं बना, मतलब मोबाइल फ़ोन ने कोई ट्रिगर नहीं लिया, तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि आपकी पावर आईसी भी फॉल्टी हो सकती है
हो सकता है पावर आईसी के अंदर आपका जो है वीपीएच है वो ना पहुंच रहा हो, या हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो क्रिस्टल है वो ड्राई सोल्ड होगा हो। ये 3 रीज़न हैं आपके बग ना बनने के। अगर क्रिस्टल की लाइन टूट गई तब भी आपके मोबाइल फ़ोन ट्रिगर नहीं लेगा पावर बटन दबाने पे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 रीज़न आपको देखने हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। पावर आईसी को भी रिप्लेस करके देख सकते हैं, क्रिस्टल को भी देख सकते हैं। और तीसरा रीज़न कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो बग कॉइल्स लगी हैं इनके अंदर भी अगर कोई लाइन शॉर्ट हो गई तब भी हो सकता है कि पावर बटन दबाने पे आपका मोबाइल फ़ोन ट्रिगर ना ले। ठीक है दोस्तों, तो ये रीज़न है आपके मोबाइल फ़ोन को पावर बटन दबाने पे। अगर आपका मोबाइल फ़ोन ट्रिगर नहीं हो रहा तो ये आपको देखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। एक तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न, आपने पावर बटन को दबाया और आपका मोबाइल फ़ोन कुछ एम्पेयर कंज्यूम किए, मतलब 15, 20 या 30 की रीडिंग लेके आपका मोबाइल फ़ोन बैक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो बक है वो प्रॉपर नहीं बन रही, या फिर आपकी जो सेकेंडरी लाइन है उसके अंदर शॉर्टेज है जिसकी वजह से आपकी जो बक है वो प्रॉपर नहीं बन रही, जिसकी वजह से आपका 30-40 एम्पेयर कंज्यूम करके बैक रिटर्न हो रहा है। तो इसको रिपेयर करना होता है, तो इसकी डायग्नोजिंग जो है वो आपको थोड़ी सी समझनी है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो 2 तरीके से ट्रिगर होता है। एक तो पावर बटन दबाने से ट्रिगर होगा, दूसरा अगर आप मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग लगा देते हैं तब भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो इनिशियली ट्रिगर हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको चार्जिंग लगा के चेक करना है, ये जो कॉइल्स लगी हुई हैं ये वाली, चाहे वो कितनी भी हों, तो आपको चेक करना है कि इन कॉइल्स के ऊपर क्या आपके वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं। अगर वोल्टेज नहीं बन रहे तो पहला स्टेप आपको अप्लाई करना है, क्रिस्टल चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उससे हटके आपको कूल टेस्टिंग करनी है इन बक कॉइल्स के ऊपर। अगर इनमें से कोई कॉइल आपकी शॉर्ट हुई तो उस कंडीशन में आपको उस लाइन को चेक करना पड़ेगा वो किस चीज़ की लाइन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा रीज़न ये कि आपने बटन को दबाया और कुछ एम्पेयर लेके कुछ एम्पेयर कंज्यूम किए और रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब ये होता है या तो आपकी बक लाइन में शॉर्टेज है, ये जो कॉइल्स लगी हुई है इनके अंदर शॉर्टेज हो सकती है, या फिर एलडीओ लाइन के अंदर शॉर्टेज हो सकती है। तो मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि एलडीओ देखें, पावर बटन दबाने के बाद कितनी सारी एलडीओ वोल्टेजेस जो है वो रिलीज होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक मोबाइल फ़ोन की एलडीओ वोल्टेजेस, कितनी सारी एलडीओ वोल्टेजेस बनती हैं और कितनी सारी बक आपकी बनती है। तो यहाँ पे मैं एक इसी मॉडल का स्कीमेटिक्स ओपन कर लेता हूँ। लेआउट को ओपन कर लेना है आपने। तो यहाँ पे हम लोग जो है पावर आईसी को कॉपी कर लेते हैं और स्कीमेटिक्स के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे पावर आईसी के अंदर जो है आपके 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेक्शन पावर आईसी के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला सेक्शन। देखिए यहाँ पे जो मैंने कल पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे आपको यूज़र इंटरफेस, इसके अंदर आपको जो लाइनें हैं वो सीपीयू से लाइनें आपकी कम्युनिकेट करेंगी। यहाँ पे ये सारी लाइन जहाँ भी आपको जीपीआईओ या एमपीपी लिखा नज़र आए तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये लाइन जो है आपकी सीपीयू से कम्युनिकेट करेगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेक्शन है हाउस कीपिंग। देखें दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, यहाँ से 3 नंबर पिन से आपके वोल्टेज जो हैं वो जाएंगे आपके क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल जब आउटपुट में फ्रीक्वेंसी देगा तो ये जाएगी आपकी दोबारा पावर आईसी के अंदर। अब मान लें किसी रीज़न से आपकी ये लाइन टूट गई या फिर आपका क्रिस्टल जो है वो ड्राई सोल्ड हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड रहेगा और लो बूटिंग में जाएगा। पावर बटन दबाने पे आपको बिल्कुल लो बूटिंग मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और इसी सेक्शन के अंदर देखें कीपैड पावर एन की वोल्टेज, मतलब यहाँ से आपकी पावर जो की के ऊपर वोल्टेज जाएंगी वो भी इसी की सेक्शन से जाएंगी। और यहाँ पे पावर ऑन रीसेट का सिग्नल जो है वो भी यहाँ से अपना पावर आईसी से सीपीयू को मिलेगा। उसके बाद जब सीपीयू जो है वो रिटर्न में इसको सिग्नल एक भेजेगा 1.8 का पीएस होल्ड जिसे बोलते हैं, तो ये भी इसी सेक्शन के अंदर आएगा।
और ये जो आईसी है HDMI क्लॉक और डाटा के जो प्रोटोकॉल से काम कर रही है, CPU से कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे देखें WTR एक्सो क्लॉक, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी WTR IC के लिए। अगर मान लें यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी आपकी WTR IC तक नहीं पहुंची तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क है वो ड्रॉप मार देगा। कई दफ़ा पावर आईसी के रिप्लेस करने से आपका नेटवर्क जो है वो ठीक हो जाता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ से आपकी जो क्लॉक है वो आपकी जनरेट नहीं होती, जो कि आपके WTR IC के अंदर जानी है। अगर ये लाइन आपकी ब्रेक हो गई तो नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन आपका जो है वो ऑन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिन नंबर 40 से आपका WCN एक्सो क्लॉक, जो कि आपका वाईफाई और ब्लूटूथ आईसी के ऊपर जाएगा। क्लॉक 26 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 19.2 मेगाहर्ट्ज़। उसके बाद यहाँ पे देख लें कि बीबी क्लॉक, तो बीबी क्लॉक की लाइन में देखें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यही लाइन आपकी CPU से कम्युनिकेट करेगी। देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये आपका है CPU कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। और ये लाइन जो है आपकी CPU के साथ कम्युनिकेट करती है। यहीं से आपका जो 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो आपके CPU को मिलेगी। मान लें इसकी लाइन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर ये निकल गया तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर CPU को नहीं मिली तो आपके जितने भी डिजिटल सर्किट हैं वो सारे जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे और उस कंडीशन में आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो लो बूटिंग में जाएगा। मतलब अगर आप पावर बटन को दबाएंगे तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल मामूली से एम्पेयर कंज्यूम करेगा और रिटर्न से वापस सप्लाई आपकी गिर जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पे चल के देखते हैं इसको। तो लेआउट के अंदर R0701 ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा, ये रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया तो दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी CPU को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम लोग रिटर्न चलते हैं अपने इधर। तो ये आपका हाउसकीपिंग सेक्शन है, कंट्रोल सेक्शन भी बोलते हैं इसे। अगर इसके अंदर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं तीसरा सेक्शन, ये आपका ग्राउंड सेक्शन है सारा टोटली। उसके बाद यहाँ पे एक और सेक्शन है, तो ये है आपका बक सेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको कॉइल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी कॉइल्स जो हैं मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। ये जो वीरेग S1 की सप्लाई है ये 1.2 के वोल्टेज जो हैं ये प्रोड्यूस करेगी और ये जाएंगी आपके CPU के अंदर मोडेम के लिए। उसके बाद दूसरी जो बक कॉइल्स है वो जाएगी वीरेग S2, ये जाएगी MSM कोर के लिए, ये भी आपकी CPU के अंदर जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई है जो कि वीरेग S3, ये आपकी CPU के अंदर नहीं जाएगी। 1.3 की सप्लाई ये रिटर्न आपके जो है पावर IC के अंदर आएगी। उसके बाद एक और सप्लाई है वीरेग S4, तो ये सप्लाई भी आपके CPU के अंदर नहीं जाएगी बल्कि रिटर्न पावर IC के अंदर आएगी। ये दो सप्लाइयाँ जो हैं हाई LDO, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लो LDO और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई LDO, ये दोनों सप्लाइयाँ बक कॉइल्स पे बनने के बाद रिटर्न आएंगी आपके पावर IC के अंदर और जो पावर IC का LDO सेक्शन है उसको जाके ऑन करेंगी। मान लें अगर किसी रीज़न से ये हाई LDO और लो LDO नहीं बना तो पावर IC का जो LDO सेक्शन है वो ऑन नहीं होगा और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड रहेगा। उस कंडीशन में आपको पावर IC को रिबॉल करके देख सकते हैं अगर शॉर्टेज नहीं है तो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके अलावा यहाँ पे देखें दो कॉइलों को जोड़ के ये जो APC की सप्लाई है ये भी आपके CPU के अंदर जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी सारी LDO वोल्टेजेस जो हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बनती हैं। क्या आपको सभी वोल्टेजेस चेक करनी है? तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आते हैं, ये इसका LDO का सेक्शन है, देखें U0701 का E सेक्शन और इसके अंदर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वीरेग L1 L2 L3 L4, ये सारी सप्लाइयाँ देखें यहाँ पे ये जितनी भी सप्लाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं ये सारी जो हैं आपकी पावर IC के अंदर से निकल के जाएंगी। जहाँ पे जितनी वोल्टेजेस की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये सप्लाई जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हर सप्लाई को आपको चेक करना है,
जब मोबाइल फ़ोन डेड कंडीशन में आपके पास आता है तो आपको ये सारी सप्लाइयाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको जो मेन वोल्टेजेस हैं उनको चेक कर लेना है। उसके बाद फैसला करना है कि आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है या फिर आपका ईएमएमसी से फॉल्ट है या कहाँ से फॉल्ट आ रहा है। तो ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये देखें, इतनी सारी एलडीओ वोल्टेजेस हैं। मान लें अब कुछ इसके अंदर से वोल्टेज देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है RFIC 1.0। ये जो सप्लाई है आपकी नेटवर्क के ऊपर जाएगी। अगर ये नहीं बनी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ सप्लाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके शॉर्ट हो जाने से आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में चला जाता है। तो ये सप्लाइयाँ तब बनती हैं जब बक बनेगी, बक बनने के बाद आपकी एलडीओ बनेगी। तो कुछ सप्लाइयों के बनने से ना बनने से आपका सेट डेड नहीं होता, और कुछ सप्लाइयों के शॉर्ट हो जाने से आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में चला जाता है। और काफ़ी सारी एलडीओ वोल्टेजेस ऐसी हैं जिनके शॉर्ट हो जाने से आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड कंडीशन में चला जाता है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है VEMMC की 2.9। तो अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो EMMC ऑन नहीं होगी और सेट आपका डेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये L5 की वोल्टेज है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनी तो सेट डेड रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे हाउस कीपिंग की है, तो ये भी अगर नहीं बनी तो फ़ोन डेड भी हो सकता है और रिस्टार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे मुझे कैमरा की वोल्टेजेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को इसी के अंदर से जो मेन वोल्टेजेस हैं उन्हीं को लेके देखना है। उन्हीं को चेकिंग से ही हम लोग को अंदाज़ा हो जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर आईसी की एलडीओ वोल्टेजेस की क्या कंडीशन है। वहीं से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर पावर आईसी पे काम करना है या सीपीयू पे काम करना है या फिर आपको ईएमएमसी पे काम करना है। तो तीसरा सेक्शन ये भी आप लोगों ने देख लिया। इतनी सारी वोल्टेजेस आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो हम लोग चलते हैं वापस रिटर्न पे अपने सर्किट के ऊपर और चल के बात करते हैं अपने मेन। तो देखें, यहाँ पे मैं आपको बिटमैप दिखा देता हूँ। एक और चीज़ आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ पे मैंने जो सर्किट लिया है, यहाँ पे आपकी कॉइल्स लगी हुई हैं 6। उसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ Redmi 8A की, तो यहाँ पे आपकी देखें कितनी बक कॉइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो है 7 बक कॉइल्स लगी हुई हैं। अब 7 कॉइल्स का मतलब ये है कि इसके पास जो है हर पावर आईसी के अंदर जो है एलडीओ सेक्शन भी होता है और आपका बक सेक्शन भी होता है। बक सेक्शन ऑन होगा, उसके बाद आपका एलडीओ सेक्शन ऑन होगा। जब ये चीज़ें ऑन होगी तभी जाके आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और मैं बात करता हूँ पोको X2, जिसके अंदर बहुत सारी देखिए बक कॉइल्स क्यों लगी हैं इतनी सारी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कॉइलें इसके पास लगी हुई हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 और ये 6, तो 6 कॉइलें यहाँ भी लगी हुई हैं। अब हमें देखना है कि भाई इनके ऊपर जो है वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हमें सिर्फ ये फैसला करना। कंडीशनें बनती हैं, या तो ये वोल्टेज नहीं बनते, या फिर ये वोल्टेज बन जाते हैं, या फिर ये वोल्टेज बनते तो हैं लेकिन फ्लैक्चुएट करते हैं। तो फ्लैक्चुएट का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर या तो बक लाइन में शॉर्टेज है या फिर किसी एलडीओ लाइन में शॉर्टेज की वजह से आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हम लोग जो है पावर आईसी के पास मीटर से चेकिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तब जाके हम लोग को अंदाज़ा होता है कि भाई मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टेज है कि नहीं है। मान लें आपने चार्जिंग लगाया, मान लें यहाँ पे आपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग लगाया और आपका मोबाइल फ़ोन ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे आपको कॉइल के ऊपर वोल्टेज देखने को मिले जो कि प्रॉपर वोल्टेज बन रहे हैं। हर कॉइल के ऊपर आपको प्रॉपर वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर एक मॉडेम की वोल्टेज क्वालकॉम फ़ोन के अंदर जो है वो नहीं बनती, बाकी वो सेट ऑन होने के बाद बनती है। जब सिम लगी होगी तब बनेगी। बाकी सभी कॉइल्स के ऊपर आपको वोल्टेजेस देखने को मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी पावर आईसी फॉल्टी है, हो सकता है रिवॉल्व करने से ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी डेड मोबाइल को रिपेयर करने के करते वक्त आपको बक कॉइल्स के ऊपर वोल्टेजेस चेक कर लेने से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन की पावर आईसी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। अगर ये वोल्टेजेस आपको स्टेबल मिलते हैं तो उसके बाद आपको एलडीओ वोल्टेजेस को चेक करना होता है। अगला अटैक जो होता है आपका एलडीओ का होता है। तो एलडीओ के अंदर जो है आपको
जैसे 1.8 की सप्लाई है उसको देख लिया। उसके अलावा आपको जो है रैम की वोल्टेज 0.6 और 1.2 वो चेक कर लें आप। उसके अलावा जो स्टोरेज की वोल्टेज हैं 1.8 और 2.8 उसको चेक कर लें। अगर आप कुछ वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके और वो वोल्टेजेस जो हैं वो स्टेबल हैं। अगर सारी वोल्टेजेस बन रही हैं, बक वोल्टेजेस बन रही हैं और रैम और स्टोरेज की वोल्टेजेस भी बन रही हैं, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर एक ही उसमें चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर में फॉल्ट है या सीपीयू में फॉल्ट है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको सिर्फ आना है यहाँ पे सिमेटिक्स के अंदर और यहाँ पे लिखना है पावर ऑन, PON, यहाँ पे आपको लिखना है PON, ठीक है, और इसको सर्च कर देना है। तो PON सर्च करते ही यहाँ पे देखें ज़रा, PON यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है PON को पावर ऑन रीसेट। ये वो सिग्नल है जब आपका पावर आईसी टोटली वोल्टेजेस बना देगा और उसके बाद जो है पावर आईसी अपने अंदर से एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू को कि भाई मेरी वोल्टेजेस जो हैं वो जितनी भी हैं सारी रिलीज हो चुकी हैं। तो इस लाइन के ऊपर आपको एक 1.8 का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो इसको मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया पावर ऑन रीसेट, तो पावर ऑन रीसेट के अंदर ये देखें, पावर ऑन रीसेट के अंदर आपको ये टीपी देखने को मिल रहा है, ये जिसका नंबर है TP123 या TP122। तो इसको मैंने कॉपी किया और लेआउट में जाके देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ये टीपी आपका लगा हुआ है। इस जगह पे ऊपर अगर आपको वोल्टेजेस मिल गए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका टीपी है इस जगह पे। अगर इस जगह के ऊपर आपको वोल्टेजेस मिल गए, ये आपका टीपी है पावर ऑन रीसेट का। आपको सिमेटिक्स पे आना है और आपको आके लिखना है PON। तो वहां पे आपको एक टीपी देखने को मिलेगा। अगर उस जगह पे आपको 1.8 मिल गए तो आईसी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं कि पावर ऑन रीसेट के ऊपर अगर आपको वोल्टेज नहीं मिले तो उस कंडीशन में आपकी पावर आईसी फॉल्टी है, आपको पावर आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, चाहे आपकी पूरी बक क्यों नहीं बन रही। अगर आपकी पूरी बक बन रही है और पावर ऑन रीसेट का सिग्नल नहीं बना तो उस कंडीशन में आपका जो पावर आईसी है वो फॉल्टी है, उसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका सीपीयू ठीक है कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ होल्ड, सिर्फ आपको होल्ड लिख देना है और इसको सर्च कर लेना है। तो जब आप होल्ड को सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक टीपी देखने को, देखिए यहाँ पे PS होल्ड ये लिखा हुआ है। ये PS होल्ड की लाइन है 129 बॉल के ऊपर और इसकी लाइन में भी आपको ये टीपी देखने को मिल रहा है जो कि है TP123। तो इसको कॉपी कर लें और लेआउट में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। तो ये आपके सामने है TP123, ये TP123। इस जगह के ऊपर भी अगर आप 1.8 चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका कहाँ है, पावर आईसी के जस्ट नीचे, तो ये रहा। अगर PS होल्ड आपका बन गया तो उस कंडीशन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है प्रॉपर बक बन रही है। आपको पावर आईसी पे भी काम नहीं करना, आपको सीपीयू पे भी काम नहीं करना। जब PS होल्ड बन जाता है तो उस कंडीशन में जब आप मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर के साथ टच करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटो पोर्ट बना लेगा। तो आपको फैसला करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर रैम से प्रॉब्लम है या फिर आपका सीपीयू ड्राई सोल्ड है। देखें, PS होल्ड बनने का ये मतलब नहीं है कि आपका सीपीयू जो है वो ठीक है। PS होल्ड बनने का मतलब ये है कि आपका जो सीपीयू है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन उसके बाद देखें कि ये जो इतनी सारी बीच में आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे ये लाइंस, जो कि आपकी स्टोरेज, रैम और जो है आपका स्टोरेज आईसी जिसके अंदर आपका प्रोग्राम है, यूज़र अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ गई
तब भी आपका मोबाइल फ़ोन ऑटो पोर्ट बनाएगा और मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो अगर आप ऑटो पोर्ट वाली देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने ऑटो पोर्ट की डाली थी जिसके अंदर काफ़ी डीपली मैंने समझाया था कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑटो पोर्ट बना ले। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर PS होल्ड बन जाता है तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको कहाँ पे काम करना है। अगर आपकी रैम ठीक है तो आपको इसके वोल्टेजेस चेक करने हैं, LDO वोल्टेजेस, कि भाई वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। देखिए, अगर रैम के वोल्टेज नहीं बने तो सेट आपका डेड होगा, लेकिन ऑटो पोर्ट बनाएगा। जैसे ही आप कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो पोर्ट बना देगा। उसके अलावा इस चीज़ को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी डीप में, तो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी आपके जो क्वेश्चन है वो आपके दूर हो जाएंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन आपकी जो है वो दूर हो सकती है। उसके अलावा मैं बात करता हूं कि आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने मान ले चार्जर लगाया और फ़ोन आपका ट्रिगर हुआ, तो आपका जो है बक वोल्टेजेस आपने चेक करना शुरू किए, तो आपका बक वोल्टेजेस बन तो रहे हैं लेकिन फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। फ्लैक्चुएट से मीन कि आपने रॉड को रखा यहाँ पे और वोल्टेज को जब चेक किया तो वोल्टेज कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। मीटर के ऊपर आपने चेक किया तो वो फ्लैक्चुएशन मिली आपको देखने को। जब फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो शॉर्टेज होती है। आपको शॉर्टेज को ढूंढना है। वो आपकी बक लाइन में भी शॉर्टेज हो सकती है, वो आपकी LDO लाइन में भी शॉर्टेज हो सकते हैं। देखिए कितनी सारी LDO वोल्टेजेस जो मैंने आपको दिखाई हैं स्कीमेटिक्स के अंदर, ये सारी वोल्टेजेस जो हैं आपकी पावर IC से निकलती हैं। तो उसका तरीकाकार अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका छोटा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें इन आउट वोल्टेजेस, यहाँ पे इन आउट वोल्टेजेस, यहाँ पे इन आउट वोल्टेजेस, तो ये वोल्टेजेस हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे S1 मीन बक, L1 L2 मीन LDO। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखें पावर IC के अंदर से जहाँ पे L1 L2 या L3 L5 L8 ये सारी जो वोल्टेजेस हैं ये आपकी पावर IC से निकलेंगी और किसी न किसी कैप के हो के उसके बाद आगे जाएंगी। तो आपने यहाँ पे आउट वोल्टेजेस देख लिए और यहाँ पे आके आपको मीटर से चेकिंग करनी है। अगर आपकी बक में फ्लैक्चुएशन है तो आप पावर IC के पास आएँ और एक एक कैपेसिटर को चेक करें। देखें हर कैपेसिटर का एक सिरा जो है वो ग्राउंड है और दूसरा सिरा इसका पॉजिटिव है। तो अगर किसी कैपेसिटर की रीडिंग आपको 000 मिल जाती है तो उस कंडीशन में आपको उस लाइन पे फोकस करना पड़ेगा कि वो लाइन किस चीज़ की है। उस लाइन को लेके चलेंगे तो आपको वो रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मान लें आपके यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको मिला VREG L11 2.95, या फिर ये एक सप्लाई जो है L9 3.3 जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो मैं इसको बिटमैप में चल के देखता हूँ। देखिए बिटमैप, स्कीमेटिक्स, ये सारी चीज़ें आप अगर इकट्ठे लेके चलेंगे तो आपको रिपेयरिंग में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं जो है बिटमैप ओपन किया और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसको टेस्टिंग करें। तो ओपन हो जाए। देखें आपने यहाँ पे इन आउट पे आए और यहाँ पे आपने मान लें कि आपको ये लाइन जो है आपको शॉर्ट मिली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है VREG L9 3.3। तो यहाँ पे आप बिटमैप में आए तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि ये लाइन जो है आपकी ये लाइन थी। तो इसको जब मैंने क्लिक किया तो देखें ये पावर IC से निकली और डायरेक्ट जा रही है आपके वाईफाई IC के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये लाइन भी आपकी शॉर्ट हो गई तो उस कंडीशन में भी हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन ना हो, या फिर हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में चला जाए। क्योंकि जो मोस्ट वांटेड जो सप्लाई हैं उसके अंदर आपकी USB की 3.3 सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है जो कि CPU के अंदर जाएगी। और उसके अलावा आपकी 1.8 की सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है जो कि पूरे मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे देखते हैं VREG L5 की सप्लाई जो होती है वो पूरे फ़ोन के अंदर, ये वाली VREG L5 1.8
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बिटमैप के अंदर ये वाली सप्लाई। तो ये देखें आपके पूरे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसके अंदर मोस्ट वांटेड सप्लाई है जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। इसके अंदर आपका सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है, आपकी जो है स्टोरेज है वो भी शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सी लाइन से, अगर देखें ये लाइन शॉर्ट हुई तो इसके शॉर्ट होने से इसका इम्पैक्ट जो है आपको जब आप बक लाइन पे चेकिंग करेंगे तो उस पर ऊपर मिलेगा कि आपकी जो वोल्टेजेस होंगी वो फ्लैक्चुएट करती हुई मिलेंगी। और डीसी सप्लाई पे आप जब मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और पावर बटन को दबाएंगे तो कुछ एम्पेयर लेके आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रिटर्न वापस आ जाएगा। उस कंडीशन में आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। देखें डीसी सप्लाई से फॉल्ट फाइंडिंग जो है बहुत ही ईजी है, जो कि मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। मैं चीज़ बता दूं कि 3 कंडीशनें आपको देखनी होती हैं, या तो बक वोल्टेजेस बन जाती हैं या फिर बक वोल्टेजेस फ्लैक्चुएट करती हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शॉर्टेज है। अगर बक वोल्टेजेस नहीं बनती तो वो मैं बता चुका हूं कि आपको पावर आईसी भी फॉल्टी हो सकती है, आपका क्रिस्टल भी फॉल्टी हो सकता है आपका वीपीएच कहीं से टूट गया हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने के अंदर आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये मैंने आपको एक बेसिक मॉडल के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है। अगर आपके पास मान लें कोई बड़ा मॉडल आ गया, जैसे मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे पोको X2 की, जिसके अंदर डबल पावर आईसी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। इतना ज़्यादा डर नहीं जाना कि यार ये क्या, इतनी सारी पावरें आईसी ये कैसे चेक होंगी या क्या होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको मैंने बता दिया कि जितनी भी पावर आईसी होती हैं उसके अंदर एलडीओ भी होती हैं और उसके अंदर बक सप्लाइयाँ भी होती हैं। तो मान लें ये फ़ोन आपके पास आया, आपको जहन के अंदर एक ही ख्याल है कि ये जो पावर आईसी है इसके पास जो कॉइलें लगी हैं इनके ऊपर आपको वोल्टेजेस चेक करनी है। ठीक है, आपने चार्जिंग लगाया और वोल्टेज चेक करना शुरू की, आपको वोल्टेजेस नहीं मिली तो आपको देखना है कि हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन का वीपीएच ना बन रहा हो। ठीक है, कई फ़ोन ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है अगर सीपीयू से एसपीएमआई क्लॉक और डाटा की लाइन टूट गई तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। और ये चीज़ हर फ़ोन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ मॉडलों के अंदर अगर आपका सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपकी बक जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ये सारे मॉडलों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ मॉडल होते हैं जिसके जो बूट सीक्वेंस के अंदर लिख दिया जाता है कि पहले एसपीएमआई डाटा और क्लॉक रीसेट होगा, उसके बाद जो है आपका जो बक है वो फिर बनना शुरू होगी। तो ये क्वालकॉम फ़ोन के अंदर होता है कुछ मॉडलों के अंदर। कुछ मॉडल ऐसे आते हैं हमारे पास कि जिनकी बक नहीं बन रही होती, तो हम सीपीयू रिवॉल्व करते हैं तो हमारी जो है बक बन जाती है। तो वो यही रीज़न होती है कि एसपीएमआई डाटा और क्लॉक जो है उसका रीसेट होना जो है वो ज़रूरी होता है, जिसके बाद आपकी बक बनना शुरू होती है। तो मान लें ये सेट आपके पास आया और आपने बक चेक करना शुरू की, अगर बक नहीं बनी तो आपको देखना है, हो सकता है आपका क्रिस्टल निकल गया हो सकता है आपका वीपीएच ना बन रहा हो। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद दूसरी कंडीशन आपको मिलेगी, बक बन गई, प्रॉपर बन गई, तो इसका मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि या तो सीपीयू में फॉल्ट है या फिर आपकी रैम में फॉल्ट है। अगर बक नहीं बनी और बक फ्लैक्चुएट कर रही है तो उस कंडीशन में आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी किसी लाइन के अंदर क्या है, शॉर्टेज है। कि बक लाइन में शॉर्टेज हो सकता है आपकी एलडीओ लाइन में शॉर्टेज हो, और कई दफ़ा एलडीओ लाइन की शॉर्टेज से आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट प्रॉब्लम में भी चला जाता है। तो ये सारी रीज़नें हैं आपके मोबाइल फ़ोन को डेड रिपेयर करने के अंदर। उम्मीद है आपको हेल्पफुल होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा आप वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जल्दी बताने में मिस हो जाती हैं। तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखें, चेकिंग करनी है आपको, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से रिपेयर करना है। बाकी टेस्टिंग करना, रिपेयरिंग करना, ये आपका काम है। आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको सिर्फ आइडिया ही मिलेगा, बाकी करना आपको खुद है, और मेहनत करेंगे तो ही मोबाइल फ़ोन रिपेयर होगा। अदरवाइज़ पूछने गूछने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आने वाली आपके लिए मददगार साबित हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दें। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।